सेशन में जो आपके सैंपल पेपर, इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई, ऊपर तो जो बात हुई वो तो हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड आपके यहाँ पे 5-5 नंबर के 4 आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, 4 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, आपके पास यहाँ पे सोर्स बेस्ड में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी रखी होगी और नीचे इसका क्वेश्चन दिया होगा, उसका ऑप्शन भी दिया होगा। और इससे पहले लास्ट 2022 और 23 वाले में आया था और ये आपके 23 और 24 वाले में आएगा। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है कि सोर्स बेस्ड में, केस बेस्ड में आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिया हो। तो इतना आसान हो गया, ऊपर एमसीक्यू 1 से लेके 27 आपके एक नंबर के एमसीक्यू मतलब 1 में, अब 20 नंबर के आपके यहाँ पे केस बेस। अब मेरे भाई ये बताओ, आपके यहाँ पे 47 मार्क्स आपके मतलब कि 80 में से 47 आप आधे घंटे के अंदर में कर के निपटा दोगे। ये आपका पावर होगा। कब पावर होगा, जब ये सारे क्वेश्चन आप डिस्कस करके जाओगे। समझ रहे हो बात को। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोगों ने साइंस में जो आग लगाई, जो डंका बजाया, उसके बाद अब एसएसटी की बारी है। अब एसएसटी में भी अब आपको आग लगाना है। वो आग कैसे लगेगी वो चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि एसएसटी में जो है इस बार आपके भैया ज्यादा नहीं, आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बस इसको एक पॉइंट ध्यान से सुनना। जिस तरीके से साइंस का पेपर आया ना, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, उसी तरीके से आपके एसएसटी का भी पेपर देखेगा। लेकिन एसएसटी के पेपर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर में जो 3 केस बेस्ड दिया है ना, इसके अंदर में एमसीक्यू केस बेस्ड दिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आंसर को सब वहां पे दिया हुआ। तो सबसे आसान पेपर इसलिए एसएसटी का लगेगा क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी जो पीछे दे रखा है 3, उसके अंदर में भाई आपको ढूंढना नहीं है, आंसर के साथ दे रखा है, बस सीधा टिक लगाना है। समझ गए मेरी बात को। तो बस शिद्दत से कंप्लीटली चीजों को समझना और जिस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो आप कंप्लीट चीजों को कंप्लीट करना और आप भाई 110% इसमें भी आप आग लगाओगे। बस आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना और इसी तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। बस चलो फिर शुरू करते हैं इसको। यहां से सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है, मतलब मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 9 का 87 कोड होगा। और यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया, 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 40 के क्वेश्चंस में जिसमें आपके पास 4 सेक्शन, ए होगा, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लास्ट में ई हो गया। तो मेरे भाई इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ए वाले में यहाँ 1 से लेके 27 तक होगा, जो कि आपके 1 नंबर का होगा। तो सबसे तगड़ा पॉइंट क्या है एसएसटी में, इसलिए आप आग लगा सकते हो क्योंकि इस बार जो पासिंग मार्क्स आपके 1 लाइनर है, मतलब 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू, चाहे वो फिलर हो चाहे 1 नंबर में भरने वाला हो, ये 27 नंबर का आ रहा है। मतलब आप सीधा सीधा 27 1 नंबर के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो भी पास हो जाओगे। आप पीछे का केस बेस सारे कर लोगे तो भैया आप चाहे तो 40 प्लस में चले जाओगे। तो शिद्दत से सारी चीजों को समझो, क्योंकि भाई देखो पैटर्न को समझना जरूरी है, जब भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो बस ध्यान से समझते जाना। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद यहाँ पे 28 से 31 जो है आपके 3 मार्क्स के होंगे और 32 से लेकर 35 ये 4 मार्क्स के होंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा। बस आपको करना क्या है मेरे भाई, शिद्दत से सारी चीजों को समझना है और अच्छी लेवल पे आपको तैयारी करनी है। 36 से 39 ये 5 नंबर के हैं मेरे भाई। ये वाला अगर आपने 36 से 35 जो आपका डी सेक्शन है, अगर ये आपने डी सेक्शन और ई सेक्शन, अगर आपने ई सेक्शन तो ये होगा मतलब कि आपने यहाँ पे सी और डी अगर ये सेक्शन दोनों कर लिया ना तो आप गेम बना दोगे। अब पेपर भी बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है, बहुत आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड पे। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन है। अब बस अब आगे समझना क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो क्वेश्चंस, अब देखो क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये आपके पास क्या आ गया, अब आपके सामने आ चुका है कि ये जो 1 क्वेश्चंस बताया मैंने कि पूरी की पूरी अगर आप एसएसटी के मिड टर्म का अगर आप यहाँ पे पेपर देखोगे इस बार 2023 वाले का, तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पे 27 नंबर जो है, एक नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 27 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई आप पास तो यहीं पे हो गए, तो आप ज्यादा जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन भी देखो कैसा है। यहां पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 1 to 12, मतलब कि आपके 1 से लेके 12 तक क्या होगा, मोस्टली आपके एमसीक्यू होंगे, फिर आपके अर्सेशन रीजन होगा, फिर आपके पास फिलर होगा, कभी कभी गैप वाला भी होगा। तो आप इस चीजों को समझते जाना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए मेरे भाई। तो इस तरीके का देखो आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे कह रहा है ऐसे मित्र एक ऐसे देश की निवासी है जिस देश की सीमा वो सीमा हैदर तो बात नहीं करें जिसमें सारी
सारी सीमाएं लांघ दी, भारत के साथ नहीं लगती। तो मेरे भाई ये बताओ कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, बताइए वो कौन सा देश है? भूटान का लगता है, बांग्लादेश का लगता है, नेपाल का लगता है, ताजिकिस्तान का नहीं लगता। तो मेरे भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं कर पाते? ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को? तो भैया ऐसे हलवे हलवे से क्वेश्चन है, तो बस आपको करते जाना है। अब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि जयपाल सिंह भी था। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चन सारे यहाँ पे आपके मैचिंग आएंगे। ये सारे क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे 70 मुद्रा कौन सी थी? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? यहाँ पे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो क्या आपको पता है 1794 के अंदर फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? यहाँ पे लिवरे थी, रुपया थी, डॉलर थी या टका थी? ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। एमसीक्यू देख लो कैसे। फिर आपने यहाँ पे देखा कि टाइल था, जो आप जानते हैं फ्रांस के ऊपर में जो राजा टैक्स वैक्स लेते थे, ये टाइल होते थे। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए किस चीज के लिए हुआ करता था। ये आपके 7, ये आपके असेशन रीजन आ गया। असेशन रीजन के बाद ये नीचे आपके पास असेशन रीजन। बस अब ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे असेशन रीजन के बाद में आपके पास एक क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया फिर से कि हाउ मेनी स्टेट वॉज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन द 18th सेंचुरी? मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज कितने स्टेट में बटे थे? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? तो आप लोग मुझे इसका आंसर कॉमेंट करके बताना, क्योंकि ये तो इतना आसान है कि मेरे भाई ये बच्चा भी कर देगा। हाँ ना? अगर आप लोगों ने अभी तक एसएसटी का कंप्लीट सेशन नहीं किया है मेरे भाई, एनसीईआरटी से बाहर पेपर कभी नहीं आता। आपने ये चीज साइंस में भी देख लिया। बस कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और भाई आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारे रामबाण दे दूंगा कैसे आपको करना है। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई आप फिर से सेशन रीजन, क्योंकि गेम खेल रहा है ये। अगला देखो, ये 12वां क्वेश्चन देखो भाई, 12वां क्वेश्चन कितना तगड़ा है। तो अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके मिड टर्म में पूछे जा रहे हैं। और 2023 जो अभी आपका 25 को पेपर है, को याद रख के जाना है कि जो आपका यहाँ पे पेपर है भैया गेम बना दो यहाँ पे 25 तारीख वाले में। तो अब ध्यान सुनना, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज द पास्ड गवर्नमेंट इन द इंश्योर द मिनिमम 100 डेज इंप्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज? अगर आप ये सारे स्टेटमेंट कब कर पाओगे? जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एसएसटी का पेपर मिड टर्म का आपका भाई बिल्कुल लल्लन टॉप जाने वाला। ये पॉइंट याद रखना। लेट्स गो स्कूल, भाई स्कूल जाने के लिए थोड़ी था। फूड फॉर वर्क नहीं मेरे भाई, ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ऐसा भी नहीं था। ये था महात्मा गांधी सड़क रोजगार योजना, मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, जिसमें कि 100 डेज का इनको गारंटी दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके पूरी एनसीईआरटी के लाइन में है। तो आप लोग को समझ आ रही है। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा कि डैश इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालनपुर। अब ये बताओ यहाँ पे कि अगर आपने इकोनॉमिक का डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो डैश एक्टिविटी इकोनॉमिक मतलब कि डैश मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी पालमपुर। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया थी, मतलब पालमपुर के जो लोग थे मेन किस चीज से अपना घर पार चलाते थे? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। अगला पॉइंट आने के बाद में द बुक स्पिरिट ऑफ लॉस वाज रिटन बाय, ये किसके? रूसो के द्वारा लिखी गई। ये आपको क्या करना है? आपको रेखांकित करना है, सही है या नहीं है, करेक्ट करके लिखना है। समझ गए भाई। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद अगला देखो यहाँ पे यही पॉइंट आ गया। उस तरीके से आपके पास अब बड़े पॉइंट आ जाएंगे और इस बड़े पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? आपको आंसर भी देना पड़ेगा। आंसर कैसे? यहाँ पे इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, जस्टिस का मीनिंग क्या होता है, मतलब न्याय किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, मानव पूंजी किसे कहते हैं, मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, भारत की स्थल सीमा कितना तक लगता है। जैसे आपने भारत की सीमा देखा होगा, ये नॉर्थ से यहाँ पे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ सबसे लंबी बाउंड्री है जो कि आपको 3214 किलोमीटर है। ये ईस्ट टू वेस्ट जो है आपका 2933 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। और भारत के समय मात्रक भी पूछा जाता है। तो मेरे से इस पॉइंट को भाई शिद्दत से समझो और सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। और खास करके भाई ये जो नर्मदा रिवर था, ये तंत्रिका तंत्र वाला सिंधु रिवर और ये नर्मदा रिवर आपके पास आ सकता है, या गंगा रिवर आ सकता है। तो रिवर वाले सिस्टम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे रिवर वाले मेरे भाई। इतना पुनः ड्रेनेज सिस्टम से ये भाई आप जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में आपके पास में एक ऑफिशियल वाला जो होगा एमसीक्यू, वो आप जरूर सॉल्व कर लेना भाई। उस तरीके के पेपर आए हुए हैं तो वो हाथ से मिस मत करना। ये डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट समझ गए मेरे भाई। अब इतना पॉइंट समझ गए तो अब आपको आगे पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि भैया जो भी आपने देखा कि ऊपर जितने भी मिड टर्म के अंदर में ये जो 2023 के पेपर मिड टर्म है, अभी जितने भी एमसीक्यू आपने देखा कितने 1 से लेकर 27 तक आपके एमसीक्यू आएंगे। जो अकेला आपको एमसीक्यू पास कर सकता है, ये पहली बार ही लास्ट ईयर और इस ईयर हो रहा है कि 27 नंबर के एमसीक्यू मतलब कि एक मार्क्स से
उसमें सब मिक्स होगा। जी मेरे भाई ये पॉइंट हो गया। अब जैसे आप बी सेक्शन देखोगे जो कि आपके 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का लेवल देखो क्या है, ये कह रहा है मतलब कि यहाँ पे पॉइंट देखो, सोवियत संघ रूस के बारे में बताना है। किसी देश के मानक समय रेखा आवश्यक क्यों पड़ती है, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडियन मेरिडियन टाइम या स्टैंडर्ड टाइम क्यों भी किसी देश को जरूरत पड़ती है। जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात वाले में पढ़ा होगा कि 2 घंटे की जरूरत क्यों, मतलब कि डिफरेंस कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो। उसके बाद में आप नीचे भी आ सकते हो मेरे भाई। नीचे आप देखो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की नीड क्यों होता है। यहाँ डेमोक्रेसी देश के अंदर में जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों किए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्यों तो बता रहा हूं कि भाई मिड टर्म का पेपर आप बहुत इजी कर सकते हो, बट महज आप एनसीईआरटी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यस, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताना नो। लेकिन अगर आप चाहते हो शिद्दत से बहुत अच्छा पेपर करना तो भाई एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी मौका है, समझ रहे हो बात को। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भाई आपके एमसीक्यू सही हो जाएंगे। ये पॉइंट याद रखना। आप क्वेश्चंस का लेवल समझ ही रहे हो किस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल है, बस कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं है। और आपके यहाँ पे एक तो हिमालय भारत के जो वरदान क्यों माना जाता है और प्रायद्वीप भारत की विशेषता क्या है, मतलब कि हिमालय कंसिडर्ड द यहाँ पे बॉर्न ऑफ इंडिया और पेनिसुलर इंडिया, इस चीज के बारे में जरूर पढ़ना। भारतीय संविधान सभा के बारे में, और ये मतलब शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस बने हैं जो कि आप पेपर में यू छूटते नहीं लिख के आओगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्या भाई, एक तरह से ग्रंथ है, ग्रंथ, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कितने भी सैंपल पेपर लगा लो, चाहे कितने भी प्रीवियस लगा लो, जब तक एनसीईआरटी नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि एसएसटी का अकेला रामबाण एनसीईआरटी होता है, क्योंकि वहां से सेशन रीजन या लाइन टू लाइन पॉइंट बनाकर लिखना है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मिड टर्म अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना तो एनईपी जो 2020 मैंने लाइव में बताया था, क्योंकि भाई हमारी सारी सर से बात होती है, उस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ भाई, आप नहीं रुकोगे 9th क्लास में, आप आगे निकलते जाओगे। बस महज ये है, जो बता रहा हूँ आप फॉलो करो, शिद्दत से आप आगे निकलो 110%। अगर आप चाहते हो कि भाई 9th क्लास में आप बहुत अच्छे नंबर से पास होना, तो बस आप लोग कमेंट करके बता देना। बस कमेंट में बस आप लोग का ये होना चाहिए 90+ और फायर की इमोजी। मैं जानता हूँ कि आप लोग इतना कर लोगे, जो चीज बंदा करना चाहता है, जो चीज को रिटर्न कर लेता है वो चीज हो जाता है 90+ और यहाँ पे एक फायर की इमोजी। समझ रहे हो बात को, मैं वहीं पे समझ जाऊंगा हमारे शेर से नहीं 90+ करना चाहते हैं आप लोग, करना चाहते हो कमेंट कर दो फटाफट से, और कुछ नीचे पूरी कमेंट सेक्शन में 90+ फायर की इमोजी होना चाहिए। समझ रहे हो ना भाई, पेपर का बहुत गदर जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद में देखो सोशल कंडीशन बताना, फ्रेंच सोसाइटी के 17th सेंचुरी में कैसा था, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताना है। मतलब आपके पास पूरी की पूरी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बुक से है। अब एक पॉइंट याद रखना कि जो आपके ये मिड टर्म वाला सेशन मैंने बताया कि मिड टर्म के सेशन में जो आपके सैंपल पेपर, इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई, ऊपर तो जो बात हुई वो तो हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड आपके यहाँ पे 5-5 नंबर के 4 आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, 4 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, आपके पास यहाँ पे सोर्स बेस में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी रखी होगी और नीचे इसका क्वेश्चन दिया होगा, उसका ऑप्शन भी दिया होगा। और इससे पहले लास्ट 2022 और 23 वाले में आया था, और ये आपके 23 और 24 वाले में आएगा। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है कि सोर्स बेस्ड में, केस बेस्ड में आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिया हो। तो इतना आसान हो गया, ऊपर एमसीक्यू 1 से लेके 27 आपके एक नंबर के एमसीक्यू मतलब 1 में, अब 20 नंबर के आपके यहाँ पे केस बेस। अब मेरे भाई ये बताऊं, आपके यहाँ पे 47 मार्क्स आपके, मतलब कि 80 में से 47 आप आधे घंटे के अंदर में कर के निपटा दोगे। ये आपका पावर होगा। कब पावर होगा, जब ये सारे क्वेश्चन आप डिस्कस करके जाओगे। समझ रहे हो बात को, तो भाई इतना कर लेना, आप समझ गए। अगला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ कि किस तरीके का सोर्स बेस है। आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ये आपके पास स्टेटमेंट दिया होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें दी होगी। तो बस आपके हो गए। यहाँ पे कह रहा है देखो चावल की खेती, यहाँ तक बताना जो चावल की खेती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चावल की खेती कह रहे हैं, यहाँ पे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। जो मतलब कि राइस का एग्रीकल्चर होता है, वो राइस का एग्रीकल्चर इनमें से किस सेक्टर में आता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, राइस का एग्रीकल्चर इनमें से किस सेक्टर में आता है। ये आपके ऊपर दिया हुआ है, मतलब पूरा स्टेटमेंट दिया है, उसके अंदर से क्वेश्चन दे दिया। ये हो गया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसके अंदर में ये कौन से में आता है, मतलब ये प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका ट्राइसरी हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। समझ रहे हो। उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, इस बार भी तबाही मचा देना। फाइनल के लिए तैयार रहो, बस आग लगाते नहीं है, नहीं हो
हो सब्सक्राइब कर लेना। अब प्लीज़ यार आप लोग लाइक में कंजूसी करते हो, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करना, अपने एक दोस्त यार में शेयर जरूर करना। आप लोग बस रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ लाइक अगर नहीं किया हो कर देना। आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे भाई, इतना तो कर सकते हो भाई के लिए। चलो आप आगे देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ये केस बेस्ड हो गया। उस तरीके से इंग्लिश में केस बेस्ड ये हो गया यहाँ से, ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ना कि ग्रोइंग, यह हो गया। कौन सा क्वेश्चन हमने पूछा था यहाँ पे, कौन से कैरी द सर्वे एग्जांपल ऑफ क्या था यहाँ पे, अंडर विच सेक्टर द ग्रोइंग द राइस, क्या था, राइस को किस सेक्टर में गया था, प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइसरी। ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके केस बेस में बन जाएंगे। अगला केस बेस ये रहा, मतलब इस तरीके का केस बेस तीनों मिला के, मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है आपका केस बेस याद रखना, ये जो 4 केस बेस आ रहा है मेरे भाई, ये जो 5-5 नंबर का 4 केस बेस आ रहा आपके 20 मार्क्स का, ये तीनों चारों चैप्टर से होगा। चाहे आपके ज्योग्राफी से भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है और इको से भी हो सकता है। ये भी पॉइंट याद रखना, इसलिए एनसीईआरटी सही से पढ़ लो। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे जीवन में आगे बढ़ो, चाहे जो होगा देखा जाएगा। बस एक ही पॉइंट याद रखो, लक्ष्य एक ही रखो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। समझिए मेरे भाई, ये आपके पास रहा। यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से बस आप कर देना, सारे के सारे बहुत आसान होगा, मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद में भाई क्या करना होगा, लोकनायक युद्ध हरियाणा हटाओ यहाँ से। उसके बाद में आप देखो, सबसे शिद्दत वाली बात बताऊं, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी एसएसटी के पेपर में कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना केस बेस्ड, ये केस बेस्ड भाई आपको जान बचाएगा। और ये केस बेस्ड आपके लिए भाई इतना रामबाण का काम करेगा ना भाई, आप भी सोचोगे भैया ये कैसे केस बेस्ड आ गया, मैं इतना आसान से कर पा रहा हूँ। समझ गए मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास क्या होगा, लास्ट में आपके पास ई सेक्शन होगा मैप बेस्ड, और मैप भी आराम से कर दोगे। इसमें अंदर ये विश्व के मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बारे में बताना है, जो कि आपके अलाइंड और एक्सेस के बारे में बताना है। और मैप भाई मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक बार ना आप सर्च कर लेना मैप पर, क्लास 9th मैप बाय एसएस पाठशाला मिल जाएगा। और नीचे ज्योग्राफी का तो 3 नंबर ज्योग्राफी और 2 नंबर हिस्ट्री, तो ये रहा यहाँ से। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। समझिए मेरे भाई, तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। बस मैं चाहता हूँ एक बार ना आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो, जो अगला जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए एसएसटी का एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रीड करो और उसके अंदर से कीवर्ड्स को निकालो, जिससे कि आप एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर पाओगे और बड़े आंसर भी लिख पाओगे। आपने देखा क्वेश्चन कैसे हलवे हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप इतना कर लो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, एसएसटी में भी आप आग लगा दोगे। अगर आप चाहते हो एसएसटी का बहुत तगड़ा पेपर देना, बहुत अच्छे से, अगर आपके अंदर एनर्जी है ना, अगर आप चाहते हो भाई मैं बहुत एक्सीलेंट लेवल का बच्चा बनना चाहता हूँ और जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, तो आप भाई आज से पढ़ना शुरू कर दो। जीवन में जो पास चला गया उसे छोड़ो, लेकिन आज से पढ़ना शुरू करो। आप अपना फ्यूचर देखो, फ्यूचर आगे कहाँ देखना चाहते हो, आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्या उन्हीं भीड़ में देखना चाहते हो, नहीं आप आगे निकलना चाहते हो, क्योंकि आप शेरनी हो। तो बस यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, तगड़े लेवल पर मेहनत करो। समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से पसीने बहते मेरे भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, बस यही एक जुनून होता है। पैशन किसे कहते हैं, जो रात में आपको सोने ना दे। समझ रहे हो, तो इसलिए अपने मेहनत पे, अपने सपनों पे काम करो, बहुत आगे जाओगे, 110% है। बस नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वन सोर्स सॉल्यूशन एसएसपी आप लोग के लिए भाई हमेशा रामबाण के जैसे काम करेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।